हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, जो आपके लेवल पर है और ये आपके चैप्टर का आखिरी पार्ट भी है फिलहाल के लिए। करेक्ट। सो होता क्या है कि लास्ट लेक्चर तक हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को स्टडी किया था। व्हाट वाज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? दैट अगर कोई भी वेरिंग क्रॉस सेक्शन का अगर पाइप है, मतलब अगर कहीं पर अगर पाइप की मोटापा जो है वो कम है लेकिन कहीं पर अगर उसका थिकनेस ज्यादा है, ऐसे केस में अगर लिक्विड फ्लो होता है सो कम एरिया वाले पोर्शन में लिक्विड का वेलोसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है। और उसके हिसाब से हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देखा था, a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अब जो इससे भी आगे जाके हमें अगर स्टडी करना है तो वो प्रिंसिपल जो होगा दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को जाने से पहले मैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जहां पर हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज आता है। जैसे कि सबसे पहला अगर हम एग्जांपल देखें, अगर आप इमेजिन करोगे कोई एक मटका है और इस मटके को नीचे की तरफ एक नल है, ठीक है ना। अगर सपोज मटके में पानी ज्यादा भरा हुआ है सो इन दैट केस, और अगर आप नल ओपन करते हो नीचे से तो पानी का फ्लो बहुत रैपिडली आता है, बहुत स्पीड से पानी गिरता है। लेकिन जैसे ही मटका खाली होने को आ जाता है वैसे ही आपको दिखेगा कि आहिस्ते आहिस्ते वो जो पानी निकल रहा है नीचे से नल से, उसका स्पीड जो है वो कम हो जाता है। करेक्ट। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात करता हूं तो दैट इज नथिंग बट, जब हम बात करते हैं कोई एरोप्लेन, ठीक है ना, एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके विंग्स के ऊपर और नीचे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो हवा में ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, ठीक है ना। अदरवाइज वो जो अगर प्रेशर डिफरेंस ना होगा तो कभी एरोप्लेन उड़ ही नहीं पाएंगे एयर में। इसीलिए एरोप्लेन का भी जो एग्जांपल होता है दैट इज एन एग्जांपल ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल। और एक एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूं तो जनरली आपने देखा होगा, सपोज अगर पानी जो है या फिर लिक्विड जो है अगर वो लोअर लेयर पे है, मतलब जमीन पे है कहीं पर है, और अगर उस पानी को या उस लिक्विड को एक सर्टन हाइट पे अगर पहुंचाना होगा तो हम किसका यूज करते हैं? एग्जैक्टली किसका यूज करते हैं? पंप का यूज करते हैं। करेक्ट। सो पंप जो होता है, पंपिंग प्रोसेस जो होती है दैट इज आल्सो एन बेसिक एग्जांपल, द बेसिक एग्जांपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। करेक्ट। सो अगर ऐसा ही है, सो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर इतने बड़ी बड़ी जगहों पे काम आता है तो ये प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या, उसको हमें क्या करना है? स्टडी करना है। सो आपने प्रॉपर अपना दिमाग जो है वो जगह पे रख के इस पूरे प्रिंसिपल को देखना है। करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन। सपोज मैं अगर बोलता हूं कि यहां पर एक पाइप है, करेक्ट, और वो जो पाइप है उसका जो सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से। नाउ पे अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि डायग्राम की तरफ आपने ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज मैं अगर बोलता हूं कि जो पाइप है वो कुछ इस तरीके से है, करेक्ट, राइट। सो आपको दिख रहा है कि इसका जो वी कैन से एक साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बड़ा है लेकिन दूसरे साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो छोटा है। लेट अस कंसीडर दिस लाइन एज अ डेटम लाइन। डेटम लाइन का मतलब बेस, जहां से आप सारे डिस्टेंसेस गिनोगे, मतलब जमीन हो सकता है या फिर कुछ और भी लेवल हो सकता है जहां से आप सारे डिस्टेंसेस मेजर करोगे। सो दिस लेयर एज द डिस्टेंस इक्वल टू 0। सपोज हम इसको, करेक्ट, दो पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं, ये एक सेक्शन है जहां से लिक्विड अंदर एंटर करेगा और यहां से जो है वो लिक्विड बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज इसका मैं एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करता हूं और इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे लेट से D1। क्या नाम दिया हमने? D1। अब ये लिक्विड आगे आगे पहुंचेगा और आगे जाने के बाद यहां पर भी हम एक सेक्शन जो है वो कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस एज D2। करेक्ट। तो ये डिस्टेंस को हमने क्या कंसीडर किया? D2। लेट अस कंसीडर यहां का जो एरिया है दैट एरिया इज A1, करेक्ट, और यहां की जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज V1, करेक्ट। वहीं पर जो यहां का जो एरिया है दैट इज A2 और यहां की जो वेलोसिटी है दैट इज V2, करेक्ट। इसमें तो अभी फिलहाल कोई इशू नहीं होना चाहिए, करेक्ट, बहुत सिंपल है ये, राइट। ओके, अगर मैं बोलता हूं यहां का जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज सपोज P1 और यहां से जो प्रेशर आएगा सो सपोज दैट इज P2, करेक्ट। तो यहां से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज P1 और वहां से जो प्रेशर आ रहा है दैट इज P2। ये जो एरिया है दैट इज A1 और यहां का जो एरिया है दैट इज A2, करेक्ट। ये तो बहुत सिंपल है। अब अगर हम यहां की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं V1 और यहां की वेलोसिटी कंसीडर करते हैं V2, करेक्ट। सो P1 V1 और वहां से जो आएगा वो क्या आएगा? P2 V2, करेक्ट। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गए एंड दैट इज नथिंग बट हाइट। सपोज इस पॉइंट का या फिर इस सरफेस एरिया का जो सेंटर है उसका डेटम मतलब बेस लाइन से जो हाइट है, सपोज दैट हाइट इज H1, करेक्ट, और इसका जो सेंटर है, करेक्ट,
इसका जो हाइट बनेगा, इट इज कंसिडर दैट हाइट इज h2, करेक्ट। सो ये आपके सामने डायग्राम है दैट अ पाइप इज देयर विद द वेरिंग क्रॉस सेक्शन, लेट द एरिया एट दिस पॉइंट बी a1, let area at this point be a2. This is a small segment having distance d1, this is a small segment having distance d2. Suppose the pressure and the velocity in the first opening is p1 v1 and the pressure velocity on the other opening will be p2 and v2, correct. So this is all the scenario regarding the piping system of in Bernoulli's principle case, correct. Now ये ध्यान रहे छोटा सा सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, करेक्ट। सो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें हमेशा ये बताता है दैट प्रेशर के वजह से, ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेशर के वजह से लिक्विड पे आया हुआ टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी इन द लिक्विड। अब ये सब क्या है, करेक्ट। सो टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट आप याद रखो बर्नौलीज प्रिंसिपल में, दैट टोटल वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन द मैकेनिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एनीथिंग? इट इज एग्जैक्टली, आपने सीखा है इसको, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है इट इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो यहां पर बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है दैट इट इज वर्क ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब प्रेशर की वजह से जो वर्क तैयार होगा एक, उसके वजह से लिक्विड अपनी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा, मतलब वो लिक्विड ऊपर की तरफ फ्लो होगा या फिर कहीं पर फ्लो होगा। सो कभी भी लिक्विड हमने देखा है कि कभी भी वो नीचे से ऊपर की तरफ जनरली फ्लो नहीं हो सकता है ना, नॉर्मली कभी भी आप देखो तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करो दोनों साइड में, तो प्रेशर के डिफरेंस से जो वर्क बनेगा उसके वजह से ये मैकेनिकल एनर्जी जो पहले ओवरकम नहीं हो पा रही थी, नीचे से लिक्विड ऊपर नहीं जा पा रहा था, वो अब जा सकेगा। दिस इज द फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल दैट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस you create such amount of work which will overcome the mechanical energy का change. So जितना change आपको required है वो आपको प्रेशर दे देगा। प्रेशर नहीं था इसीलिए वो लिक्विड नीचे से ऊपर नहीं जा रहा था, अब आपके प्रेशर के वजह से वो लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा, करेक्ट। तो अगर हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल के इक्वेशन को अगर डिराइव करना है तो सबसे पहली चीज हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, व्हाट इज द वर्क ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। Second, what is the change in kinetic energy? And third, what is the change in potential energy? What is the change in potential energy? Correct? तो ये चीजें जो है वो हमें समझने लायक हैं, करेक्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बता दूं। तो ये जो सेगमेंट है, सपोज मैं इसको यहाँ पर नाम देता हूँ, सपोज दिस इज कुछ भी आप वैसे तो नाम दे सकते हो। सो सपोज दिस इज H एंड दिस लाइन इज I, करेक्ट। सपोज दिस इज R एंड दिस इज S. So when liquid moves from section H to I, this much amount of volume, ये जो वॉल्यूम है वो आगे डिस्प्लेस होगा। और आपको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन में मैंने आपको बताया वॉल्यूम फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स सेम, वॉल्यूम फ्लो रेट ऑलवेज रिमेन्स सेम, करेक्ट। सो यहाँ से जितना वॉल्यूम आगे बढ़ेगा उतना वो यहाँ पर क्या होगा, जाके पहुंचेगा। अगर ऐसा ही है तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, हाउ मच वॉल्यूम इज देयर। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इट इज एरिया इनटू डिस्टेंस। सो हियर वेरी फर्स्ट थिंग इज V1, दैट इज वॉल्यूम 1 या फिर चेंज इन वॉल्यूम 1, वी कैन से दैट dV is equal to, it is A1, that is area into D1. So it is A1 and D1, correct. Secondly, यहाँ का जो है that is यहाँ का जो वॉल्यूम रहेगा चेंज इन वॉल्यूम, that is dV is equal to A2 into D2. A2 into क्या रहेगा वो D2, because area into what, distance, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमें पता चल गया, राइट। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा टेंशन वाला माहौल तो नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, करेक्ट। ये तो हमें समझ में आ भी गया है, करेक्ट। अब हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज मैंने जो बताया था कि यहाँ पर इस रीजन में व्हाट इज द वर्क ड्यू टू प्रेशर। तो सबसे पहली चीज, वर्क ड्यू टू प्रेशर इन रीजन HI इज, ठीक है ना। सो व्हाट इज वर्क, हम लाइन से जाएंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो इट इज वर्क 1 इज इक्वल टू फोर्स 1 इंटू डिस्टेंस 1, करेक्ट।
So this is equation number 1, let's see. Correct? Okay. Now next, work 1 can be written as, can we say force is equal to pressure into area? हम बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया. क्यों? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. सो F1 will be equal to P1 into A1 into D1, and the reason will be because pressure is equal to force upon area. ये हमें पता है. करेक्ट? इसमें किसी को कुछ भी प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होना चाहिए. राइट? ओके. Now what is A1 D1? ये जो टर्म आपको दिख रही है यहाँ पर. So this A1 D1, what is A1 D1? A1 D1 is nothing but dV, है ना? A1 B1 is what? It is nothing but dV. So what is dV? We can say dV is what? Change in volume. What is dV? Change in volume. Correct? So वो यहाँ पर आपको क्या आएगा? यहाँ पर आपको अभी वो मिलेगा that W1 is equal to pressure into dV. dV मतलब यहाँ का वॉल्यूम we can say, है ना? So therefore W1 is equal to P1, correct, into A1 D1 is nothing but dV. Right? So this is equation number 2. Now similarly, can we say that work due to pressure in region RS is तो RS रीजन में जो प्रेशर आएगा वो हम डायरेक्टली ले सकते हैं. जैसे कि इधर W1 था, उधर W2 आएगा. F1 D1 की जगह पर F2 D2 आएगा. F2 की जगह पर P2 A2 आएगा, है ना? इन शॉर्ट आ जाके देयरफॉर सिमिलरली यहां पर लिखेंगे हम, सिमिलरली वर्क ड्यू टू प्रेशर इन रीजन RS इज, वो हो जाएगा W2 इज इक्वल टू P2 इंटू dV. ठीक है? P2 इंटू dV, बिकॉज जितना वॉल्यूम यहाँ पर है उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर है. इसीलिए A1 D1 को भी dV लिया हमने, A2 D2 को भी dV लिया हमने. ठीक है ना? सो यहाँ पर वो जाएगा P2 इंटू dV. बट रिमेंबर, ये प्रेशर यहाँ से लिक्विड को ढके रहेगा, बट एट द सेम टाइम उस साइड से जो प्रेशर लगेगा वो ऐसे लगेगा. तो कभी भी किसी भी पाइप या फिर वेसल के ऊपर यहाँ से जो प्रेशर है पाइप पे वो ऐसे, तो वहां से जो प्रेशर है वो ऐसे लगेगा. इट मीन्स इसको ये अपोज करेगा. सही है? ठीक है? सो इसका मतलब है नेट वर्क डन ड्यू टू प्रेशर इज, पे अटेंशन, W इज इक्वल टू W1 माइनस W2. करेक्ट? सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3. करेक्ट? ओके. सो यहां पर ये नेगेटिव साइन क्यों आया ये हमें बताना पड़ेगा. सो हम यहां पर लिखेंगे दैट नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क एट RS region opposes the motion of liquid. करेक्ट? तो वो अपोज कर रहा है वहां से, ये सपोर्ट कर रहा है, जाओ ऊपर, जा जा जा, वो मत, अरे जा नीचे, जा नीचे जा. सो वो वहां से ऊपर कर रहा है, यहाँ से नीचे ढकेल रहा है. करेक्ट? सो इन दैट केस ये पूरा का पूरा जो होगा वो इस तरीके से फिर आपको दिखेगा. करेक्ट? सो नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1 का W1 और 2 का W2 अगर यहाँ पर पुट अप करते हैं, सो पुट 1 and 2 in 3. 1 and 2 in 3. करेक्ट? सो 1 और 2 को अगर 3 में पुटअप करेंगे तो इक्वेशन बनेगा W इज इक्वल टू F1 D1, सॉरी P1 A1 D1. तो यहां पर हो जाएगा P1 A1 D1 हो गया, दैट इज P1 DV. अगर हम यहां पर करते, ये 2 है सपोज, इसको मैं 3 लेता हूं और इसको मैं 4 ले लेता हूं. सो पुट 2 and 3 in 4. सो ये P1 dV और ये P2 dV यहां पर आएगा. सो इट इज P1 dV माइनस P2 dV. दैट इज व्हाट द वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर. सो दिस इज द वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर. इक्वेशन नंबर 5. मैंने जैसे कि आपको बताया था, बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है दैट द नेट वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी.
तो ये तो हमें मिल गया वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, राइट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैकेनिकल एनर्जी के साथ कंपेयर करेंगे, करेक्ट। सो इसको थोड़ा सा मैं अब ले लेता हूं, दैट इज ड्यू टू W इज इक्वल टू dV, dV कॉमन है, सो इट इज P1 माइनस P2 इंटू dV, जैसे कि आपको दिख रहा है, करेक्ट है। सबको समझ में आ गया, करेक्ट, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे इसको, है ना। सो इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं। दिस वर्क is used to overcome change in mechanical energy, correct। therefore for smooth liquid flow, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को डिराइव करते हैं तो उस वक्त हम इनके अलावा और कोई भी एनर्जी या फिर फोर्स को जो कि लिक्विड को हो सकता है अपोज करे उसे कंसीडर नहीं करते। मतलब हम पाइप का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। ऑब्वियसली पाइप के फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, बट वो यहाँ पर हमने कंसीडर नहीं किया है। जब वो आगे की तरफ, जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तब इसे कंसीडर हमें करना पड़ेगा, अभी फिलहाल हम नहीं करेंगे। सो इन दैट केस अब होगा देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू change in mechanical energy, therefore W is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy. So this is equation number 6, correct। तो हमें इस इक्वेशन का LHS दैट इज वर्क डन तो मिल चुका है, जो कि यहां पर है P1 माइनस P2 इंटू dV। ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया था, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हमें अब ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट। सो आपका अब जो मेन पॉइंट है वो अब यहां से आगे चालू होगा। सो फिलहाल मैं इस पॉइंट को यहां पर जितना भी मैंने किया इसको मैं मिटा रहा, ताकि हम इसे आगे की तरफ कंटिन्यू कर सके, करेक्ट। सो जस्ट पे अटेंशन। तो सपोज मैं अभी इसको मिटा रहा हूं यहां से, सो सबसे पहली बात, व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पहले पता करना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो दैट इज डेल्टा KE इज इक्वल टू KE2 माइनस KE1। यहां की काइनेटिक एनर्जी माइनस यहां की काइनेटिक एनर्जी, सही बोल रहा हूं मैं, करेक्ट है, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, कैन आई से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v2 स्क्वायर यहां के हिसाब से, माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, करेक्ट है। इसमें किसी को कुछ भी इश्यू नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहां से जो मास होगा, क्या ना ऐसे मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो उस हिसाब से अगर हम देखें, सो इट इज हाफ m को हम लेंगे डेंसिटी दैट इज रो, एंड वॉल्यूम जो रहेगा उसे हम ले लेंगे यहां पर v, करेक्ट, या फिर dv जैसे हमने लिया था dv, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू v2 स्क्वायर, माइनस जो लिक्विड यहां पर है वही लिक्विड यहां पर, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, हाफ रो dV v2 स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके लिख रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। सो वापस एक बार इसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ रो dV v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो dV v1 स्क्वायर। रिमेंबर हाफ और v2 स्क्वायर वैसे ही है, बस m की जगह पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने पुट अप किया हुआ है, करेक्ट। सो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इसमें किसी को वैसे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें कॉमन है यहाँ पर। सो देयरफॉर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो dV कॉमन, इट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सो इट इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, दैट इज डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, दैट शुड बी इक्वेशन नंबर 7, जैसे कि आपको दिख रहा है, राइट है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1, एम आई राइट, ओके। सो डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2, यहां की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर हम इसे डेटम कंसीडर करते हैं, सो mgh विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 विल बी mgh2, क्योंकि ये हाइट 2 है, करेक्ट। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 1, क्या लगता है आपको क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी 1?
वेरी गुड, सो इट इज MgH2, है ना? नहीं सर 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, वेरी गुड, सो इट इज MgH1। अब अगर हम इसे भी अगर कॉमन ले लेते हैं, सो डेल्टा PE इज Mg कॉमन, Mg, करेक्ट, एंड नेक्स्ट इट शुड बी H2 minus H1. Now, as we know that again, mass is equal to density into volume, correct? वापस वही आएगा, mass is equal to density into volume. So ये हो जाएगा, therefore delta PE is equal to mass के जगह पर हम लेंगे density into volume. So rho dV H2 minus H1, correct? So it is rho dV H2 minus H1, right? Correct. So ये भी हमें इक्वेशन मिल गया था, डेल्टा पी इज रो डीवी H2 माइनस H1, इक्वेशन नंबर 8। तो क्या लगता है अब आपको, व्हाट इज द लास्ट इक्वेशन? एग्जैक्टली, वेरी गुड, ये जो है दैट इज द चेंज इन वर्क ड्यू टू पोटेंशियल प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इसका वर्क यहां पर है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यहां पर है, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है। तो बस हमें अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 5, 7 और 8 को उठा के इक्वेशन नंबर 6 में डालना है, और जैसे ही हम ये कर लेंगे हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, राइट? सो अभी हम ये प्रोसेस करेंगे कि इक्वेशन 5 जो है उसको और इन सब को यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। सो जस्ट पे अटेंशन। सो नेक्स्ट इज पुट 5, 7 एंड 8 in 6 में पुटअप करेंगे। So therefore, what is work? Work is this. It is P1 minus P2 into dV is equal to, correct? Is equal to, what is delta kinetic energy? This half rho dV V2 square minus V1 square, correct? Plus rho dV H2 minus H1, करेक्ट है, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा रहा हूं क्योंकि इसका काम तो हो गया, राइट, करेक्ट। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन हमें ये मिला हुआ है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ठीक है। सो इट इज हाफ रो डीवी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो डीवी H2 माइनस H1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थ्रू आउट dV से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड थ्रू आउट बाय dV, करेक्ट। बिकॉज वॉल्यूम हर जगह पे है तो थ्रू आउट dV से डिवाइड कर देंगे। सो ये हो जाएगा दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, dV तो डिवाइड हो गया, रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, करेक्ट, प्लस रो dV H2 माइनस H1, लेकिन dV तो है नहीं, अब डिवाइड हो गया। सो रो H2 माइनस H1, सही है, ओके। सो एक चीज जो यहाँ पर मिस आउट थी वो ये थी कि यहाँ पर जब हमने मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिया था तो ये G लेना रह गया था, तो उसे हम यहाँ पर अब ले लेंगे, जस्ट पे अटेंशन। सो इट विल बी डेल्टा PE इज इक्वल टू M, जिसके जगह पर हमने रो इंटू dV लिया था, करेक्ट। G भी लेना पड़ेगा हमें, और ये H2 माइनस H1। तो ये हमारा इक्वेशन 8 है जो वहां पर पुटअप हो जाएगा। सो बस फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो रो इंटू dV है उसके साथ एक G भी जुड़ जाएगा। सो इट विल बी प्लस रो इंटू dV इंटू G। सो यहाँ पर जब dV डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा एडअप में आ जाएगी, एंड दैट इज रो इंटू G भी आएगा, करेक्ट। अब इसके आगे जो हमें करना है चीज वो ये है कि हम इसे थ्रू आउट रो G से डिवाइड करने, बिकॉज रो इज डेंसिटी विच इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, G is gravity which is also constant everywhere. So divide throughout by rho G, divide by rho G। तो ये हो जाएगा it is P1 minus P2 divide by rho G is equal to, इसको अगर हम rho G से डिवाइड करते हैं तो रो तो कैंसिल हो जाएगा। So it will be V2 square minus V1 square divide by 2G प्लस इधर ऑलरेडी rho G है, उसको अगर rho G से डिवाइड कर देते तो बचेगा क्या, it is H2 माइनस H1, करेक्ट। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके सारे 1 के जो पॉइंट्स है, जैसे कि ये 1 है, ये भी 2, ये भी सॉरी ये 1 है ना, यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये जो है वो भी 1 है, तो सारे 1 एक साथ ले लें और सारे 2 को एक साथ वहां पर भेजें, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। ये P1
वन अपॉन रो जी तो यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। सो वन अपॉन रो जी यहीं पर है, तो हम एक काम करते हैं P1 बाय रो जी यहां पर रखते हैं, P1 बाय रो जी माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G जो है वो अलग से निकल के इधर आएगा, सो इट विल बी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस H1 जो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस H1, करेक्ट। अब ये माइनस P2 बाय रो जी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस P2 बाय रो जी, V2 स्क्वायर बाय 2G तो वहीं पर है और H2 भी वहीं पर है। इन शॉर्ट अब आपका ये सेकेंड इक्वेशन आपके तरफ आ गया है, करेक्ट। एंड दिस इज नथिंग बट P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस H1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस H2। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। इससे भी ज्यादा सिंपल एक्चुअल में ये है, बिकॉज 1 एक साइड में है, 2 एक साइड में है, करेक्ट। सो बस एक चीज यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी थी वो ये थी कि ये G जो है वो यहाँ पर आपको हर जगह पे लेना होगा। सो इस डेरिवेशन के एंड में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना होता है, इस पोजीशन और इस पोजीशन का प्रेशर की वजह से जो वर्क डन हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है आपको, और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसे इक्वेट करना है। बस यही है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस बर्नौलीज प्रिंसिपल का ये जो इक्वेशन है इसके क्या यूजेस है, ठीक है ना, उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और मैं आपको एक और मेथड दूंगा जिससे ये बर्नौलीज प्रिंसिपल आप ऐसे चुटकियों में डिराइव कर सकते हो, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी। तो वो मेथड भी मैं आपको समझाऊंगा, जस्ट पे अटेंशन।